मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रिय मित्रों एवं बच्चों, आज फिर से हम आप लोगों के साथ भूगोल का नया लेसन द्वितीय क्रियाएं अर्थात सेकेंडरी एक्टिविटीज लेकर के आप लोगों के सामने है। और इसमें आज हम आप लोगों से द्वितीय क्रियाएं क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारे यहाँ पर कर्म की प्रधानता प्राचीन काल से ही रही है। और यहाँ पर हम जिन कर्म अर्थात क्रियाओं की बात कर रहे हैं वो द्वितीय क्रियाएं होती हैं। पिछले पाठ में हम लोग देख रहे थे कि प्राथमिक क्रियाएं अर्थात वो क्रियाएं जो कृषि से जुड़ी होती हैं, मनुष्य जिनसे प्रथम दृष्टि में अपने कार्य में लगा हुआ था, उनको प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि मछली पकड़ना, खान खोदना। और अब ये द्वितीय क्रियाएं दूसरी तरह की क्रियाएं, अर्थात पहले समझें कि प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या किसको कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं से तात्पर्य है कि जैसे कि अभी हमने बताया कि खान खोदना, मत्स्य पालन और कृषि कार्य में लगना, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जब जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं अर्थात जैसे मछली पकड़ना, कृषि करना, इनमें जब हम सुधार करके इनकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं तो ऐसे कार्य मित्रों हमारे द्वितीय क्रियाओं में आ जाते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। तो आज हम आप लोगों के सामने इस पाठ में जो चर्चा करने वाले हैं उन बिंदुओं को पहले देख लें कि इस पाठ में हम कौन कौन से चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहला तो विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग। फिर हम देखेंगे इस पाठ में आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। फिर कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। फिर यंत्रीकरण को देखेंगे कि मैकेनाइजेशन क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे अनियमित भौगोलिक वितरण, अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उद्योग के स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक होते हैं। फिर हम देखेंगे इसी में कि औद्योगिकरण के जो कारक हैं, बाजार है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, श्रम, लेबर, शक्ति के साधन और एनर्जी। फिर सरकारी नीतियां भी इसको जो हमारे उद्योग हैं इनको स्थानीयकरण करने में किस तरह से हमको सहायता करते हैं या किस तरह से रोकते हैं। परिवहन व संचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, समूहन, अर्थव्यवस्था, उद्योगों के मध्य संबंध। तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, फिर इसी पाठ में हम ये चर्चा करेंगे कि विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आकार पर आधारित उद्योग कितने प्रकार के होते हैं इनको देखेंगे। इसमें कुटीर उद्योग अर्थात कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग क्या है, छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल बड़े उद्योग, लार्ज स्केल, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ये भी हम इसी
द्वितीय क्रिया में अपने इस पाठ में देखेंगे। कृषि आधारित उद्योग क्या है? एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, खनिज आधारित उद्योग मिनरल बेस्ड, फिर रासायनिक आधारित केमिकल बेस्ड, और वनों पर आधारित फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फिर पशु आधारित उद्योग इसको एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, उत्पाद आधारित उद्योग इनको भी हम इसी में देखेंगे। फिर देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, इसमें हम लोग देखेंगे। फिर पब्लिक सार्वजनिक सेक्टर अर्थात पब्लिक सेक्टर क्या है, निजी प्राइवेट सेक्टर और संयुक्त जॉइंट सेक्टर, इनकी हम इस पाठ में जो है वो विस्तृत चर्चा आप लोगों से करेंगे। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि पारंपरिक बड़े पैमाने के उद्योग क्षेत्र, लार्ज स्केल, ये सब हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो आते हैं अपने पहले पाठ पर, द्वितीय क्रियाएं और सेकेंडरी एक्टिविटीज जिनको आप लोग कहते हैं। ये द्वितीय क्रियाएं आपके सामने हैं। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वो क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ होती हैं, और इसमें द्वितीय क्रियाओं को हम लोगों ने देखा। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात प्रकृति में जो पाए जाने वाले जो कच्चा माल है उसका रूप अगर बदल देते हैं तो उससे उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है, अर्थात वो मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे कि आपका कपास है, परंतु अगर उसी को हम धागों में परिवर्तित कर देते हैं तो इस तरह से उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो उद्योग है, जो विनिर्माण है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि उत्पाद। तो ये विनिर्माण से हमारा क्या मतलब है? विनिर्माण से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन जो होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। हस्तशिल्प कार्य से लेकर के, अर्थात हाथ से जो बनाए जाते हैं कार्य, उससे लेकर के लोहा इस्पात को जैसे गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के जो अति सूक्ष्म जो उसके जो घटक हैं उनको जोड़ना, और अंतरिक्ष यान निर्माण, ये सभी जो कार्य हैं वो विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। अर्थात ये विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषता होती है, जैसे कि उनमें शक्ति का उपयोग होता है, पावर के बिना कोई काम नहीं होता है। अर्थात जो शक्ति के साधन हैं हमारे, वो आधुनिक शक्ति के साधन, मशीनरी के द्वारा, या पुराने जो साधनों के द्वारा ये किया जाता है। और तृतीय विश्व युद्ध के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो है वो विनिर्माण हो गया, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। और इन देशों में जो अभी जो ये देश हैं, तो इनमें जो सभी विनिर्माताओं का जो चित्रण करना तो ये मुश्किल काम है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के काम जो है वो अब कम जटिल तंत्र के द्वारा ये संभाला जाता है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की जो विशेषताएं, अब देखते हैं कि वर्तमान समय में जो बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ये निम्नलिखित विशेषताएं हैं: कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की जो विधियां हैं। शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार, अर्थात
ऑर्डर मिलने पर जो है इसको बनाया जाता है, क्योंकि इसकी लागत जो है वो अधिक आती है, जबकि जो अधिक उत्पादन का जो संबंध है वो जो बड़े बड़े जहाँ पर उत्पादन जो किया जाता है, तो विनिर्माण का सात्विक पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार के काम को करता है। अब ये हमारे सामने ये एक चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि उद्योगों का विनिर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण शब्द का अर्थ ये बताया फिर से कि हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी ये सम्मिलित किया जाता है। ये एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजारों में बेचने के लिए ये ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसका भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है और प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रख रखाव इसमें किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया, फिर से उसी चीज को बताया गया है कि विनिर्माण क्या है। अब सब समझ ही गए होंगे कि विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, इसी कार्य को उत्पादन। अब आ जाइए कि मैकेनाइजेशन अर्थात यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब है तो किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो मशीनों का हम उपयोग करते हैं, और इसमें जो कुछ मशीनें होती हैं जो स्वचालित होती हैं, अर्थात ऑटो उसमें होता है, अपने आप जो है ये चलती है, मानो कि जो सोच को बिना उसमें शामिल किए हुए जो कार्य किया जाता है उसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये कारखाने और मशीनें जो है वो अपने आप चलती रहती हैं, ऑटोमेटेड होती हैं। अब आ जाइए कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अर्थात जो प्रौद्योगिकी नवाचार है, अर्थात टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो हम नई नई तकनीकी जो प्रौद्योगिकी है, टेक्निक है, शोध एवं जो विकास की समान युक्तियों के द्वारा जो विनिर्माण अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उत्पादन होता है, उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है, और जो अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने के लिए, अपशिष्टों के निस्तारण के लिए अर्थात जो कूड़ा कचरा होता है, प्रदूषण होता है, उसको निपटने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, प्रदूषण को समाप्त करते हैं। और जो अदक्षता होती है अर्थात जो उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड जो होते हैं लोग, या अनस्किल्ड काम जितने भी होते हैं, उनको इससे टेक्नोलॉजी के जरिए हम दूर करते हैं। तो इसको ये हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब आते हैं कि इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात जो हमारा संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण है, आधुनिक निर्माण की हम विशेषताएं देखते हैं कि आजकल जो निर्माण होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आजकल जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो एक जटिल अर्थात कठिन प्रौद्योगिकी यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, अत्यधिक विशिष्टीकरण हो गया है, बंटवारा इसका हो गया है। श्रम विभाजन के द्वारा हम कम प्रयास के द्वारा अल्प लागत से कम लागत से अधिक माल का उत्पादन करते हैं। श्रम विभाजन क्या होता है? जब हम काम को अलग अलग कारीगरों के द्वारा करवाते हैं, या जो उसमें सिद्धहस्त होते हैं उनके द्वारा एक विशिष्ट कार्य को ही करवाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमको एक शर्ट को बनवाना है, तो एक व्यक्ति है जो कि केवल कॉलर को बनाता है,
एक व्यक्ति उसके बाहों को बनाता है और एक व्यक्ति जो है उसको सबको मिला करके सिलता है। तो इसको हम कहते हैं विशिष्टीकरण, ये श्रम विभाजन। तो इनका जो है वो प्रयास ये किया जाता है आज के समय के उत्पादन में। और अधिक पूंजी की जरूरत होती है, बड़े संगठन होते हैं आजकल और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी आजकल रहती है। तो ये विशेषता है, किस चीज की विशेषता है? आधुनिक निर्माण की ये इतनी विशेषताएं हैं। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात अनियमित भौगोलिक वितरण। जो इसका जो आधुनिक जो निर्माण के जो कुछ केंद्र हैं, ये कुछ स्थानों में ही सीमित हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। ये देश की आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र भी बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल अर्थात जो मैन्युफैक्चरिंग स्थान है, वो प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी जो कि 2.5 किलोमीटर 2.5 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े यहाँ पे फार्म हैं, जिनमें से 10 से 20 श्रमिक कार्य करते रहते हैं और जिनमें से 50 से लेकर के 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों बृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है, अर्थात उसमें ज़्यादा श्रमिक जो है वो लगाए जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार दिया जा सकता है। अब देखते हैं कि हम बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं। तो उद्योग अपनी लागत घटा करके लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर ये करने चाहिए जहां पर उत्पादन की लागत कम आए। और अब हम देखते हैं कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है कि केंद्रीकरण क्या है, उद्योगों का केंद्रीकरण क्या है, अर्थात उद्योग किसी स्थान पर क्यों स्थापित किए जाएं। तो सबसे पहले जो केंद्र इस तरह के उद्योगों की स्थापना व्यक्ति कोई करता है या सरकार करती है, तो वो देखती है एक्सेस टू मार्केट, अर्थात जो उसने सामान बनाया है वो वहां तक उसकी बाजार में पहुंच होगी कि नहीं, बाजार तक अधिगम्यता अर्थात एक्सेस टू मार्केट, मार्केट की जो है वो अर्थात बाजार जो है वो निकट है कि नहीं। उद्योगों को स्थापना में ये सबसे बड़ा कारक होता है। बाजार का आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ पर के वस्तुओं की मांग होती है और जहाँ पर निवासियों में उनकी खरीदने की जो क्रय करने की शक्ति होती है, तो उसको हम बाजार कहते हैं। आप सब पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ये बाजार कितने तरह के होते हैं और दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है वो छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो हमारी है बाजार की। दूसरे केंद्रीकरण के लिए आवश्यक चीज है ये उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो ये बृहद वैश्विक बाजार है, जब क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की जो क्रय करने की क्षमता है वो भी अधिक है, जबकि जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के जो घने प्रदेश हैं जिसमें भारत भी आता है, बृहद बाजार जो है वो अपना उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे कि ये वायुयान है, निर्माण एवं शस्त्र निर्माण का उद्योग। अब आते हैं दूसरी जरूरत क्या है। एक तो पहले किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए हमको बाजार चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए एक्सेस टू रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों की स्थापना के लिए मित्रों कच्चे माल की आवश्यकता हमें
ज़्यादा पड़ती है। जैसे इनमें क्योंकि परिवहन भी इसमें लागत बढ़ा सकता, उनको लाने के लिए जैसे भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही वो स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि इस्पात है, चीनी है, सीमेंट उद्योग है, कच्चे माल के जहाँ पर ये स्रोत होते हैं वहीं पर इनको स्थापित किया जाता है, क्योंकि अगर वहाँ स्थापित नहीं करोगे तो इनकी ढुलाई का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। और पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता भी एक अनिवार्य कारक है, अर्थात वो पदार्थ जो है जल्दी से नष्ट भी हो जाता है। कई बार कुछ तरह के पदार्थ होते हैं जिनको दूर ले जाने में वो खराब हो सकते, टूट फूट हो जाती। तो बड़े पदार्थ जहाँ पर उत्पादन के जो कच्चे माल होते हैं वहाँ पर इन केंद्रों को स्थापित किया जाता है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद, जो दूध वाले उत्पाद हैं, जिनमें कृषि उत्पादन क्षेत्र अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही ये स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि दूध को ले जाने लाने में दूध खराब भी हो सकता है। तो जहाँ पर इनकी उपलब्धता होती वहीं पर इनकी स्थापना की जाती। तो दूसरा कारक हमारा ये हुआ कि किस तरह से जो है कच्चे माल के पास इन उद्योगों की स्थापना की जाती। तीसरा कारक है एक्सेस टू लेबर सप्लाई, अर्थात तो हमको सस्ते श्रम जरूरी होते हैं। केंद्रों की स्थापना, औद्योगिक केंद्रों की स्थापना वहीं पर होती है जहाँ पर मित्रों जो ये सस्ते लेबर जो है वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर उनको हमें जो लेबर है अर्थात जो श्रमिक है वही नहीं मिलेंगे तो हमारा काम जो है वो नहीं होगा। अब यंत्रीकरण, स्वचालन, जो ऑटोमेटिक जो चलते हैं एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने इनकी निर्भरता को कम कर दिया है। फिर भी कुछ प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें जो है वो कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती ही है। अब आ जाते हैं कि एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थात हमें शक्ति के साधन जैसे सस्ती जल विद्युत, पेट्रोलियम, इनकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। तो इनको कहते हैं कि एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थात शक्ति के साधनों की अधिगम्यता, सुलभता। वे उद्योग इनके लिए जो शक्ति के साधन की जरूरत होती है ऊर्जा स्रोतों के समीप ही बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम उद्योग, प्राचीन काल में भी जो कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, परंतु अब जो है जल विद्युत एवं खनिज तेल जो है ये कई प्रकार के उद्योगों का महत्वपूर्ण साधन हो गया है। दूसरी चीज और एक अहम चीज है जो कि है परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, अर्थात केंद्र जो है औद्योगिक केंद्र वहीं पर स्थापित होते हैं जहां पर लाने ले जाने की वस्तुओं की सुविधा होती है, परिवहन सुविधा वहां पर होती है, इसलिए ये आवश्यक होता है। ये एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण जो इन क्षेत्रों में उद्योगों के संकेंद्रीकरण हुआ है, अर्थात वहाँ पर उद्योगों की स्थापना ज्यादा हुई है। और आधुनिक जो उद्योग हैं अपृथकीकरण ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये परिवहन तंत्र से ये सब जुड़े हैं। तो इनको परिवहनीयता में सुधार, समाकलित आर्थिक विकास, ये इसके लिए आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। तो अब हम देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए। अगली जो चीज है गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं, अर्थात सरकार की जो नीतियां हैं वो भी बहुत प्रभावित करती हैं। संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार की जो
प्रादेशिक नीति जो अपनाई जाती है, जिनके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। अगर सरकार की नीतियां सही हैं तभी वो उद्योग वहां पर स्थापित होते हैं, अन्यथा की स्थिति में वो वहां से हट जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि पहले जो टाटा समूह था, तो वो उत्पादन के जो कारखाने थे टाटा के, तो वो पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन जब सरकारी नीतियां जो है वहाँ पर उसके विरुद्ध जो है होने लगी, तो उन्होंने अपना जो टाटा की जो पूरी कार बनाने की जो पूरी कंपनी थी, वो उसका गुजरात जो है वो ले गए। तो ये जो सरकारी पॉलिसियां हैं, ये भी किसी उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण हिस्सा अपना निभाती हैं। अब आ जाइए कि समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, अर्थात एक्सेस टू enumeration economics links between industries, अर्थात जैसे हमारे जो प्रधान उद्योगों की समीक्षा से जो दूसरे उद्योग होते हैं वो भी लाभान्वित होते हैं, अर्थात एक उद्योग से दूसरे उद्योग भी जुड़े हुए होते हैं और इनके मध्य में जो है एक प्रकार की ये श्रृंखला चेन जो है वो होती है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये सब कारण हैं कि जिनसे कि हमारे उद्योग जो है वो प्रभावित होते हैं, कहाँ पर उसको खुलना है, केंद्रीकरण होना है, कहाँ पर उसको नहीं खुलना है। तो अब हम देखते हैं कि एक है स्वच्छंद उद्योग, फुटलूज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग का मतलब है कि ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। इसमें किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर रहते हैं। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है एवं श्रमिकों को भी कम जरूरत होती है। सामान्यतः ये उद्योग वो प्रदूषण जो है वो नहीं फैलाते। इसके स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अधिगम्यता होती है। और इसका उदाहरण जैसे कि पेन बनाना है, तो ये एक छोटा काम है, परंतु इसको आप कहीं पर भी जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अर्थात विनिर्माण उद्योगों का जो मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन करते हैं, ऐसे उद्योगों का जो है वर्गीकरण वो कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो उनका इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, अर्थात आकार पर आधारित उद्योग है। किसी भी जो उद्योग का आकार, उसमें जो लगाई हुई पूंजी है या उसमें जो लगे हुए जो श्रम है, उनकी संख्या एवं उत्पादन की जो मात्रा के द्वारा ये निर्भर होता है कि कितने ज़्यादा इसमें श्रमिक लगे हैं, कितने इसमें पूंजी है और कितना उत्पादन करते हैं। तो इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे बड़े पैमाने के उद्योगों के रूप में हम ये बांट सकते हैं। तो इनको आइए हम अगले अपने इसमें देखिए, यहाँ पर इसको दिखाने की कोशिश की गई है कि चित्र के द्वारा आकार के आधार पर यह है कुटीर, घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने, बड़े पैमाने के उद्योग। और फिर इसमें इसका उदाहरण जो कुटीर उद्योग का, अर्थात जो घर में बनाते हैं प्रोडक्ट्स, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कलाकृति, हाथ से जो है वो कोई चीज़ बनाना, फोटो बनाना या किसी की तस्वीर बनाना, ये आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। फिर आ गया बड़े पैमाने के उद्योग। और फिर सबसे बड़ी बात जो ये है, कृषि आधारित उद्योग जो कच्चे माल के आधार पर है। तो कच्चे माल पर आधारित जैसे कृषि पर आधारित हो गए, चीनी है, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबर आदि। फिर
इसको जो है दूसरे खनिज आधारित हैं और खनिज आधारित के फिर से इसमें भाग कर दिए दो भाग, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज अर्थात जो धातु जमीन से प्राप्त की जाती, मेटल, लौह है, लौह इस्पात है, ये इसके उदाहरण। अलौह जैसे हो गया तांबा, हो गया एल्युमिनियम, हो गया रत्न एवं आभूषण। तो और ये जो अधात्विक अर्थात नॉन मेटल वाले जो हैं वो है सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो ये उद्योगों का जो है ये इस तरह से वर्गीकरण इस चित्र में दिखाया गया है। और फिर आ गया ये उत्पादन के आधार पर जो मूलभूत है इसके जो भाग किए गए, और उपभोक्ता सामान, मूलभूत लौह इस्पात उद्योग। फिर जो उपभोक्ता सामान हो गया बिस्किट है, फिर वस्त्र हैं, फिर वाहन हैं, जैसे उदाहरण के रूप में कार, स्कूटर, साइकिल। तो इस तरह से फिर स्वामित्व के आधार पर जो उद्योगों का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। स्वामित्व का हो गया सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात जो पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हो, पब्लिक सेक्टर ये हुआ, ये सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर, और ज्वाइंट सेक्टर ये हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र जो सबके लिए होते हैं, सरकारी विशेषता होते हैं, सबके लिए होते हैं। निजी क्षेत्र जो व्यक्ति निजी कारखानों के रूप में जो निर्माण करता है, और संयुक्त क्षेत्र सरकारी और जो निजी जहाँ पर दोनों मिले होते हैं। तो ये इसमें दिखाया गया है। तो अब इस जो चैप्टर में हम बात करते हैं कि जो कौन कौन से उद्योग हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। कि कुटीर उद्योग पहले देखते हैं कि किसको कहते हैं, अर्थात जो घर में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सामानों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसको हम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, या कुटीर उद्योग कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ये निर्माण की सबसे जो छोटी इकाई होती है, और इसमें जो शिल्पकार होते हैं वो स्थानीय जो कच्चा माल होता है उसी का उपयोग करते हैं, एवं साधारण औजारों के द्वारा इनको मिलाकर घर के जो सदस्य हैं इसको दैनिक जीवन की उपभोग की वस्तुओं को तैयार करते हैं। तैयार माल को या तो वो स्वयं उपभोग करते हैं या स्थानीय गांव में इसको बेच देते हैं, और इस तरह से अपनी आय को जो प्राप्त करते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, असम में कुटीर उद्योग के उत्पादों की बिक्री के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये घर में ही बनाई गई हैं, जैसे बास्केट्स हैं तमाम तरह की, ये प्लेटें हैं ये बनाई गई हैं। तो ये सब घरेलू उद्योग में आते हैं। और ये हमारा एक व्यक्ति द्वारा अपने आंगन में बर्तनों को बनाना, ये नागालैंड में घरेलू उत्पादन का एक उदाहरण है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। फिर अरुणाचल में एक सड़क के किनारे बांस की टोकरी बना रहा है। तो ये सब जो उदाहरण हैं ये दिए गए हैं आपके कुटीर उद्योग के। अब आते हैं कि इसके जो प्रमुख जो उदाहरण भी दे दिए गए हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्ति उत्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, ईंट, चमड़े से कई प्रकार के जो सामान बनाए जाते हैं। सुनार, सोना, चांदी एवं तांबे से आभूषण जो बनाए जाते हैं। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस तथा स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से जो बनाई जाने वाली चीजें हैं, इनको सब हमने क्या कहा था, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के उदाहरण है, कुटीर उद्योग के उदाहरण है। अब आते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अर्थात छोटे पैमाने के उद्योग। ये कुटीर उद्योगों से अलग होते हैं। इसमें उत्पादन की जो तकनीक है एवं स्थल जो निर्माण का स्थल है, ये घर से बाहर कारखाना लगाया जाता है। दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग तो होता है, परंतु अर्धकुशल श्रमिक एवं शक्ति के साधनों के प्रयोग इसमें किए जाते हैं, और रोजगार के इसमें
अवसर अधिक होते हैं, अर्थात जो कुटीर उद्योग है, घर में जो उद्योग होते हैं, उससे ज़्यादा इसमें श्रमिक हमको चाहिए। स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति इससे बढ़ जाती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार देने के लिए इस प्रकार के जो छोटे पैमाने के उद्योग जो है वो प्रारंभ किए हैं। अब आ जाते हैं हम कि हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन से हैं, अर्थात बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित औद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और पिछले 200 वर्षों में इसका विकास ये हुआ है। और पहले ये जो उद्योग थे बड़े बड़े देशों में थे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप में इस प्रकार की लगाए गए, परंतु वर्तमान में इनका सभी देशों में धीरे धीरे जो है वो विकास होने लगा है। तो अब हम अपने अगले पृष्ठ पर आते हैं और देखते हैं कि इसके चित्र जो बड़े उद्योग के हैं। जापान में एक मोटर निर्माण की कंपनी के कारखाने में यात्री जो कार है उसको जो किस तरह से ये जोड़ा जाता है, उत्पादन हो रहा है और इसको जोड़ा जाता है। इसी तरह से अपने देश का एक उदाहरण है जिसमें तमिलनाडु की नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसमें चाय के बागान तथा ये जो कारखाना बड़ा सा आप देख रहे हैं। तो इनके जो विश्व के जो बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं उनमें बड़े पैमाने पर ये जो है विनिर्माण के आधार पर हम यहाँ पे बांट भी सकते हैं। 2 प्रकार से इनको बांटा गया है। पहला है परंपरागत बृहत औद्योगिक प्रदेश जिनके कुछ अधिक विकसित देशों में इनके स्थापना हुई। दूसरे जहाँ पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिकी प्रदेश हैं जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। तो अब कच्चे माल पर आधारित उद्योग हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स रॉ मटेरियल, अर्थात जो कच्चे माल पर आधारित जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। तो पहले आ जाइए कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अर्थात कृषि आधारित, खेतों से जो हमको प्राप्त जो कच्चा माल होता है उसको हम उस बदलाव कर करके ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में इनको भेजा जाता है। और इस तरह से प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में भोजन तैयार करने वाले उद्योग जो हैं बड़े बड़े, तो शक्कर है, अचार, फलों का रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट तथा रबड़ उद्योग इसमें आते हैं जो कृषि पर आधारित हैं। फिर ये भोजन संस्करण अर्थात खाद्य संस्करण, उनको प्रोसेस किया जाता है। कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य फलों से जो खाद्य तैयार किया जाता है एवं मिठाइयाँ भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। और इस तरह से ये तो हो गए हमारे कृषि पर आधारित जो बड़े उद्योग हैं। और इसको सुरक्षित रखने के लिए जो प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है उनको सुखा करके रखना, संसाधन करके रखना, अचार के रूप में तेल या सिरका में डाल करके इनको सुरक्षित रखना। तो इन विविध विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग पहले किया जाता था। अब हम आते हैं कि कृषि व्यापार एक प्रकार का व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। तो इसमें कृषि व्यापार फार्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायन पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। अब आते हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री अर्थात खनिज आधारित उद्योग, वो उद्योग जो कि खनिज पर आधारित होते हैं। खनिज का मतलब है जो पृथ्वी के अंदर से
जो खनिज निकालते हैं, मिनरल्स को निकाला जाता है खोद करके, वो खनिज हुए, और उन पे आधारित उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, और अलौह धात्विक खनिजों का उपयोग जैसे कि एल्युमिनियम है, तांबा है एवं जवाहरात उद्योग है, सीमेंट है, मिट्टी के बर्तन है, आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। फिर हमारी है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, अर्थात रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रासायनिक खनिजों का इनमें उपयोग होता है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। इसी तरह से नमक और गंधक से मिल करके, पोटास, इनसे मिल करके प्राकृतिक खनिजों को जो है वो हम काम में ले लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग जो लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर करते हैं। रसायन उद्योग के ये अन्य उदाहरण हैं कृत्रिम रेशे बनाना और प्लास्टिक के निर्माण इत्यादि। अब अगला हम आते हैं कि फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज, वनों पर जो आधारित उद्योग हैं वो कौन कौन से उद्योग होते हैं। जो मित्रों, जो वनों की जो उपज होती है उस पर आधारित जो उद्योग होते हैं उससे ये आशय है। और इसमें फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही हमको प्राप्त होती है। यहाँ पर एक चित्र दिखा है जो अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का ये कारखाना यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब आता है अगला कि पशु आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, अर्थात एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो उद्योग पशुओं पर आधारित होते हैं जैसे हाथी दांत उद्योग, हाथी के दांतों से मिलता है, उनका उत्पादन जो किया जाता है, ऐसे जो है वो हमको एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज ये कहलाती हैं। और इस्पात उत्पाद आधारित उद्योग। अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे लौह इस्पात के प्रयोग जो है वो कच्चे माल के रूप में किया जाता है, और इससे लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। और इनसे जो उत्पाद होता है उनका यूज हम दूसरे चीज के लिए किया जाता है, कच्चे माल के रूप में उनका उपयोग किया जाता है, तो उनको आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो इस तरह से जैसे लोहा इस्पात है, वस्त्र उद्योग के लिए जो मशीनें हैं अर्थात उत्पाद हैं, उत्पाद का ही यूज जो है वो किया जाता है। अर्थात जैसे लोहा इस्पात उद्योग है तो लोहे की जो मशीनें हैं वो सूती कारखानों में जो है वो यूज होती है, प्रयोग होती हैं। उपभोक्ता के उपयोग हेतु जो कपड़ा होगा तो उनका भी जो है कपड़े से भी तमाम चीजें जो है वो अनेक दूसरे जो उद्योग हैं उनमें प्रयोग होता है, तो उसको कहते हैं उत्पाद आधारित उद्योग। फिर इसी तरह से हम जैसे कि यहाँ एक और उदाहरण दिया है, और रोटी, ब्रेड एवं बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन एवं श्रृंगार सामान आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले जो ये उद्योग जो है ये कहा जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर अब अगला हमारा उद्योग है जो इंडस्ट्री बेस्ड ओनरशिप के आधार पर, अर्थात जिसका जो स्वामित्व किसका है, ये सरकारी है अथवा ये निजी है, तो इसके आधार पर जो है वो बंटवारा किया जाता है। तो पहला तो हम आते हैं स्वामित्व के आधार पर। पहली वाली जो है वो हमारी सार्वजनिक कहते हैं इसको, तो ये सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं
और समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, जैसे अपने भारतवर्ष में। दूसरा है अब स्वामित्व के आधार पर कि निजी क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है, अर्थात निजी व्यक्ति ही इसके मालिक होते हैं और इनके द्वारा ये खुद ही इसको चलाते हैं। इसमें पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्रों में ही है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि इंग्लैंड में है, तो ये पूंजीवादी देश है। तो इसी तरह से आ जाइए कि संयुक्त अर्थात ज्वाइंट क्षेत्र के जो उद्योगों का संचालन है संयुक्त कंपनी के द्वारा या निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर के ये इनका किया जाता है और इस तरह से ये अपने यहाँ पर अनेक इस तरह के उद्योग आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाइए कि ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, तो परंपरागत बड़े पैमानों वाले औद्योगिक प्रदेश। तो ये खदानों के समीप जो स्थित धातु को पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का इनमें कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी हम कहते हैं। ये परंपरागत औद्योगिक प्रदेश हैं और इनके हम कैसे पहचान सकते हैं, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता पहली ये है कि निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात जो है ज़्यादा ऊंचा होता है, ज़्यादा लोग लगे होते हैं, उच्च गृह घनत्व जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। वातावरण जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, गंदगी के ढेर व प्रदूषण भी इनमें होता है और बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास और विश्वव्यापी मांग कम होने से ये कारखाने जो है वो बंद होने के कारण प्रत्यक्त भूमि क्षेत्रों में ही है। तो ये तो हो गया परंपरागत जो है आपके बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की ये विशेषता है। अब इसमें एक हमारा उदाहरण ये दिया गया है जर्मनी का जो रूर कोयला क्षेत्र है उसके बारे में। यहाँ पर ये जर्मनी में एक स्थान है रूर घाटी का क्षेत्र, तो वहाँ लंबे समय से यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश ये रहा है जहाँ पर कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ पर अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख ये आधार वाले जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उन पर आधारित उद्योग हैं और कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग जो है अब छोटे होने लगे हैं। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी अब जो है वो दूसरी जगहों से लौह अयस्क का आयात करके उसकी कमी को पूरा किया जा रहा है और जर्मनी का जो इस्पात उत्पादन का 80% रूर से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन होने के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में यहाँ पर गिरावट आई है एवं प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो उत्तर अप्लेशियन प्रदेश अपशिष्ट की समस्या भी यहाँ पर होने लगी है और अब रूर के जो भविष्य की संपन्नता कोयले इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना यहाँ पर हो गया है, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। तो यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं जिससे एक नया रूर भूदृश्य विकसित हो रहा है। अर्थात जो पहले यहाँ पर पारंपरिक उद्योग थे वो अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। और यहीं पर हम देखते हैं दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार इसको कहा जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं मित्रों कि जहाँ पर ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है वहाँ पर उतना ही ज़्यादा विकास होता है क्योंकि जो मशीनें उसी से बनती हैं, औजार जो है उसी से बनते हैं।
तो इस तरह से जो कच्चा माल इनसे हमको मिलता है, तो तभी हम उन भारी जो मशीनें हैं उनको बनाते हैं और इनमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल जो है वो उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसका जो उत्पाद है वो भी भारी होता है। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क की जो भट्टियां हैं उनमें कार्बन कोक एवं चूना पत्थर को मिला करके वो उनको गलाया जाता है और पिघला हुआ जो लोहा है वो बाहर निकल कर फिर ठंडा होता है, उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चा लोहा में मैग्नीज मिल करके इस्पात बनाया जाता है। तो कभी कभी छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं कि इस्पात कैसे बनता है, लोहा इस्पात, तो हमको उत्तर ये देना है कि कच्चे लोहे में मैग्नीज जो मिला करके हम जो आयरन स्टील है वो हमारी बनती है, इस्पात बनता है। इस्पात का मतलब है स्टील। परंपरागत रूप से जो बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति है वो कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां पर लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और ऐसे स्थान पर भी अवस्थित ये हो सकते हैं जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जाए, जैसे पत्तन के पास भी ये हो सकते हैं। परंतु छोटे इस्पात के कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है, उनकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार जो है अगर उनके निकट है तो वहां पर इनकी स्थापना होती है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रत्ती धातु जो है वो बाजार से उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों के द्वारा किया जाता था, पर अब जो है वो छोटे इस्पात के जो कारखाने हैं वो भी बनाए जाने लगे हैं और इनकी जो प्रक्रिया है तो इस्पात निर्माण की होती है, जिसमें अधिक लगने लगे हैं। अब छोटे जो कारखाने हैं इस्पात के निर्माण के वो भी नए जो है वो खुलने लगे हैं। और अब आइए कि वितरण, ये एक जटिल उद्योग है, अर्थात अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के जो विकसित देश हैं इनमें इसका केंद्रीकरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये कहाँ पर हैं, ये वितरण दिखाया गया। उत्तर अप्लेशियन प्रदेश, पिट्सबर्ग महान झील के क्षेत्र, शिकागो, गैरी, इली, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो एवं ड्यूलक तथा अटलांटिक तट पर स्पैरोज पॉइंट एवं मोरिसविले हैं। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का जो विस्तार है अर्थात लोहा इस्पात उद्योग दक्षिणी राज्य अमेरिका में अल्बामा में भी हुआ है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब जो है वो घट रहा है। इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से भी पुकारा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लक्सेमबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके मुख्य उत्पादक हैं। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शेफील्ड, जर्मनी में डुइसबर्ग, डोरटमुंड, डुसुलडोर्फ एवं एसेन, फ्रांस में ली, क्रीसोट एवं सेंट इटली, सोवियत रूस में ये मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, लिपेस्टेक है एवं तुला है। यूक्रेन में क्रिवोई है, क्रिवोई राग एवं दोनेत्स्क प्रमुख इस्पात के हमारे केंद्र हैं। और अब आइए कि एशिया महाद्वीप में ये लोहा का जो अयस्क के जो कौन से कहाँ पर हैं वितरण इनका। जापान में नागासाकी का क्षेत्र, टोक्यो का, याकोहामा, चीन में शंघाई, तिनिस्टन एवं वुहान, भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम एवं भद्रावती प्रमुख केंद्र हैं। उपर्युक्त सभी केंद्रों को जो है आप एटलस में देख भी सकते हैं। अब आते हैं कि हमारा जो कॉटन अर्थात टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती कपड़ा उद्योग है, वो कहाँ पर है।
सूती कपड़े का निर्माण जो है वो हथकरघा अर्थात हाथों से बिजली के करघा, बिजली से चालित जो है वो जो करघे हैं उनसे एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार इसमें मिल जाते हैं। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। तो स्वतंत्रता के बाद जो महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर जो है वो इसीलिए बल दिया था क्योंकि ये सस्ता था और सब लोगों को अपने घरों में ही रोजगार मिल सकता था। तो बिजली के करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का ये प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इससे अच्छे किस्म का कपड़ा जो है वो तैयार किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए जो कच्चा माल के रूप में अच्छी किस्म की जो है वो कपास जो है वो चाहिए होती है और विश्व के 50% जो कपास का जो उत्पादन है वो भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र से किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, फिर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान में भी आयातित धागे से जो सूती कपड़े का उत्पादन जो किया जाता है। अकेला अगर यूरोप जो है वो अगर देखें तो विश्व का लगभग आधा कपास ये आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग की कृत्रिम रेशे से जो कंपटीशन करनी पड़ती है जिसके कारण अनेक देशों में इसकी जो नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधार के कारण उद्योग की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफी प्रगति की, परंतु अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। ये उद्योग उन कम विकसित देशों में अब स्थानांतरित होता चला जा रहा है जहां पर कि श्रम लागत जो है वो कम है। अब आते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। निर्माण क्रियाओं में अर्थात मैन्युफैक्चरिंग में जो हाई टेक्नोलॉजी जो है वो एक नई पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण जो है वो रिसर्च के बाद, शोध के बाद किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक, जिसको आपको सफेद कॉलर आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, उनका श्रमिकों की इनमें आवश्यकता होती है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन जो इनको नीले कॉलर वाले कहते हैं, श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च उद्योग में यंत्र मानव अर्थात रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शक्ति के जो इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय जो उत्पाद हैं वो प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विशाल भवन, कारखाने एवं भंडार के जो क्षेत्रों के स्थान पर अब आधुनिक जो साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं जो प्रयोगशालाएं देखने को इनमें मिल जाती हैं। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं और उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे अपने यहाँ पर ये क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं, तो जैसे आपके बंगलौर है तो ये इसका प्रमुख उदाहरण हो सकता है। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा जो योगदान है,
लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख जो ये निर्माण उद्योग हैं। और मित्रों, अब हम जो है वो ये देखते हैं कि हमारा जो अब ये पाठ है वो समाप्ति की ओर जो है वो बढ़ रहा है। और इस तरह से ये हम आज की अपनी चर्चा में जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपके सामने जो है वो रखें, और इसको आप पढ़ें और इसको पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हम आपको बेहतर जो है वो पाठ योजना दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।